नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ज़िले झालुकाटी में दरियाए सौगंधा में जुमे के लिए सुबह एक कश्ती में आग लगने से कम 30 अफराद की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। ढाका से ज़िले बरगोना को जाने वाली कश्ती में 700 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस हुकाम ने बताया कि झालुकाटी में सदर सब जिले के हुदूद में वाक़े गाब खान धनशेरी इलाके में बहने वाले दरियाए सौगंधा में यह हादसा पेश आया। मरने वालों की ज़्यादातर लोगों की शनाख्त नहीं हो सकी। झालुकाटी सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खलील रहमान ने सुबह 10 बजे के करीब बताया कि फायर ब्रिगेड के अमले और मकामी पुलिस ने अब तक 30 अफराद की लाशें निकाली हैं। तलाशी मुहिम जारी थी। झालुकोटी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जोहर अली ने तकरीबन 9:45 बजे अखबार न्यूज़ एच को बताया कि झुलसने से जख्मी होने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। इस कश्ती में तकरीबन 700 से 800 मुसाफिर सवार थे। बहुत से मुसाफिरीन ने कश्ती से छलांग लगाकर उस ठंडे पानी में तैरते हुए अपनी जान बचाई। ঝালকাঠি ঢাকা লঞ্চে দুইজনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে যাইতেছে। 4 জন লোক উদ্ধার করা হয়েছে ঝালকাঠি। कोरोना इन्फेक्शन पर मरकजी हुकूमत के इंतबाह ने रियासतों को अलर्ट कर दिया है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 10 रियासतें क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां डिक्लेयर कर चुकी हैं। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसी रियासतों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उड़ीसा में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गांव ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर 25 दिसंबर से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया। योगी ने जुमे को आला सतही टीम के साथ एक मीटिंग की, जिसमें जायजा लेने के बाद हिदायत दी कि 25 दिसंबर से पूरी रियासत में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसके साथ ही शादियों के अलावा दीगर अवामी तकरीबात में कोविड प्रोटोकॉल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त दी गई है। मुंतजिम को इस बारे में मकामी इंतज़ामिया को मुतल्ला करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि बाज़ारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के पैगाम के साथ ताजिरों को आगाह किया जाए और कोई दुकानदार बगैर मास्क के ग्राहक को सामान ना दे। सड़कों और बाजारों में हर एक के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया। इस दौरान पुलिस के गश्त में इजाफा किया जाएगा और आवाम को कोरोना के मुमकिन खतरे से आगाह करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने मुल्क की किसी भी रियासत या बैरून मुल्क से उत्तर प्रदेश की सरहद में आने वाले हर फर्द की ट्रेसिंग टेस्टिंग की जाने की हिदायत दी। बसों, रेलवे और हवाई अड्डों पर इजाफी चौकसी बरती जाएगी। महाराष्ट्र में जुमे के रोज नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 नए मामले मिले। इसके साथ ही महाराष्ट्र 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीजों वाला मुल्क की पहली रियासत बन गई। अब रियासत में जुमला 108 ओमिक्रॉन के मरीज हो गए हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी आयरलैंड से लौटा 27 साल का नौजवान और गुजरात में
13 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। इनमें वडोदरा में 7, खेड़ा में 3, अहमदाबाद में 2 और आनंद में 1 मरीज मिला है। मुल्क में नए वेरिएंट के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 396 हो गई है। वहीं हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,650 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 374 लोगों की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में अब तक 140 करोड़ 31 लाख वैक्सीन की डोजेज लगाई जा चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना ने एक बार फिर अपना कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में करीब 10 लाख यानी 9,95,085 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 6,995 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 27,86,81,417 हो गई है। वहीं अमवात की तादाद बढ़कर 54,03,806 हो गई है। दुनिया भर में फिलहाल 2,38,19,045 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। आलमी इदारे सेहत WHO के सरबराह वर्ल्ड डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोसिस ने हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में नया इंतबाह जारी किया। WHO के सरबराह डॉक्टर गैब्रियोसिस का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र तकरीबात को मुलतवी कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काबू पाने के लिए हॉलीडे इवेंट्स को मौखर या मनसूख कर देना चाहिए, क्योंकि इवेंट मनसूख करना एक ज़िंदगी ख़त्म करने से बेहतर है। उनका ये भी कहना था कि आज जश्न मनाकर कल गम मनाने से बेहतर है कि हम कल ही जश्न मनाएं। शवाहिद मौजूद हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। एक बयान में माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने भी मुतरब्बा किया था कि लोग अब वबाई मर्ज के बदतरीन मरहले में दाखिल हो सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट हम सभी के घरों पर दस्तक देने वाला है। 2021 has been a painful year for many of us, but we cannot allow it to be a wasted year. As we approach a new year, we must all learn the painful lessons this year taught us. 2022 must be the end of the COVID-19 pandemic, but it must also be the beginning of something else, a new era of solidarity. We must leave 2021 behind with sorrow and look forward to 2022 in hope. On that note, I would like to wish all who celebrated a very Merry Christmas. हिंदुस्तान में 3,000 लोगों पर बूस्टर डोज का ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल के नतीजों से यह तय किया जाएगा कि सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए या नहीं। मरकजी हुकूमत ने बूस्टर डोज की जरूरत को जानने के लिए एक स्टडी शुरू की है, जिसमें 6 महीने पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। ये स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI की तरफ से कराई जा रही है। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीनों को कवर किया जाएगा। स्टडी के लिए दिल्ली, NCR, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि ये एकेडमिक स्टडी है, जिसका मकसद ये समझना है कि वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी कितने वक्त तक रहती है। हमारी नसों में बनने वाली इम्यूनिटी की स्टडी करने के लिए ब्लड सैंपल लेने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि हम T और B सेल के रिस्पॉन्स और एंटीबॉडीज का स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि दूसरी डोज मिलने के 6 महीने बाद जिसमें हिफाजत का लेवल यानी इम्यूनिटी का लेवल क्या होता है। इससे हमें ये समझ आएगा कि मुल्क को बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। इस स्टडी के लिए लोगों की 4 कैटेगरी तैयार की गई है। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 40 साल से कम उम्र के लोग, वो लोग जिन्हें वैक्सीन लगाने से पहले कोरोना इन्फेक्शन हुआ है और वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इन सभी लोगों की मेडिकल हिस्ट्री, वैक्सीनेशन स्टेटस और दीगर क्लिनिकल जानकारियां जुटाने के लिए आसान सवाल जवाब तैयार किए गए हैं। वैक्सीन बूस्टर शॉट्स पर ICMR के डायरेक्टरेट जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि बूस्टर शॉट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, पॉलिसी बनाने पर गौर किया जा रहा है। ICMR और DBT के साथ मिलकर वायरस को कल्चर करने का काम भी किया जा रहा है। हम ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन के असर को टेस्ट कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने जुमे के रोज कहा कि मुल्क में ओमिक्रॉन के 396 मामले सामने हैं और इनमें से 114 रिकवर हो चुके हैं। यह आंकड़ा जुमे की सुबह तक का है। पॉजिटिविटी रेट भी दुनिया भर के एवरेज से कम है।
वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने जुमे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया भर में केसेस का पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। हिंदुस्तान में ये 5.3% है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान हिंदुस्तान में केसेस का पॉजिटिविटी रेट 0.6% ही रहा है। भूषण ने कहा कि हम इस बात के सबूत है कि कोविड की पहली लहर और डेल्टा वेरिएंट के वक्त अपनाए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी असरदार साबित हुए हैं। उन्होंने केरल और मिजोरम में मामले बढ़ने को लेकर तशवीश जताई। कहा कि मुल्क में फिलहाल 20 जिले ऐसे हैं जिनमें केसेस का पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है। इनमें से 9 केरल में और 8 जिले मिजोरम में हैं। मुल्क में महज 2 जिलों में केसेस का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और ये दोनों जिले मिजोरम के हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोविड मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से रोजाना 7,000 से भी करीब कम मामले आ रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया के 108 मुल्कों में 1,51,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। मुल्क में भी 17 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में जुमे की सुबह तक 358 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें से 114 मामले ठीक हो चुके हैं। The predominant strain in India is Delta, including the recently identified clusters. They all continue to be Delta predominantly, and therefore we need to continue with this strain strategy of COVID appropriate behavior and ramping up the vaccination. The second point is regarding the infection with Omicron does not necessarily lead to severe symptomatic clinical disease. And as you have seen in the presentation, in India, about a third of all the detected cases, all the detected cases were mildly symptomatic and the rest were asymptomatic. Therefore, the last point that I want to emphasize is that the treatment for Omicron infected symptomatic individuals remains the same. It does not change from that for Delta or the Alpha or the Beta. So it remains the same as with the earlier variants. Emphasizing the point that the treatment remains the same. The predominant. तो आगे जाते हुए हमें क्या करना है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल समीक्षा की बैठक आयोजित की थी उसमें उन्होंने कहा कि सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सतर्क और सावधान हम उन 5 स्तंभों पर आधारित मिशन मोड अप्रोच को लेकर ही रह सकते हैं। So this whole strategy of being satark and savdhan is based on the 5 pillars of test, track and surveillance, treatment, vaccination and COVID appropriate behavior। हमारा ये कहना है कि राज्यों को टेस्ट्स की संख्या बढ़ानी होगी और टेस्ट में RT-PCR और रैट का जो प्रोपोर्शन जो मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, उससे कंप्लायंस उसका करना होगा। अगर आपके RT-PCR टेस्ट कम हो रहे हैं तो उनकी संख्या को बढ़ाना होगा। ट्रैकिंग और सर्वेलेंस जरूरी है। टेस्ट आपको केवल ये बताता है कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं उनके कौन कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या वो कॉन्टैक्ट्स आप ट्रैक कर पा रहे हैं, क्या उन कॉन्टैक्ट्स के आप समय पर टेस्ट कर रहे हैं और क्या आप ये पता लगा पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट्स में कितने पॉजिटिव हैं। तो ये दूसरा पिलर है। तीसरा ट्रीटमेंट पर है जिसमें ऑक्सीजन और बेड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। हमारा ये भी कहना है और WHO का भी कहना है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं वो इस पर प्रभावी हैं, तो उस पर काम करने की आवश्यकता राज्यों को है। साथ ही वैक्सीनेशन अभी भी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने आज भी पहली डोज नहीं लगाई वो लगाएं, जिनकी दूसरी डोज का समय हो गया वो दूसरा डोज लगाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अत्यंत आवश्यक। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर के दौरान मुतासिरीन की लाशें गंगा में बहाने की बात अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सरबराह भी तस्लीम कर चुके हैं। इसलिए हुकूमत को मुतासिरा कुंभों को माली इमदाद देकर उन्हें इंसाफ देना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गंगा की लहरों में कोविड से मरने वालों के दर्द की हकीकत बह रही है जिसे छुपाना मुमकिन नहीं है। मुतासिरा कुंभों को हर्जाना देना इंसाफ के लिए
पहला कदम होगा। इसके साथ ही उन्होंने खबर भी पोस्ट की जिसमें कहा गया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सरबराह ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि दूसरी लहर के दौरान गंगा में मुतासरीन की लाशें बहाई गई थी। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ख्वाह आदाद शुमार छुपाती रही हो, लेकिन अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सरबराह ने भी तस्लीम कर लिया है कि गंगा में लाशें बहाई गई थी। उनका कहना था कि हुकूमत को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लोगों को बचाने के लिए माहिरीन की बात पर तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि जो हकायक सामने आए हैं उनसे वाज़ेह है कि एसएल ग्रुप के मालिक सनतकार और रुकने पार्लियामेंट सुभाष चंद्र गोयल ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक एस बैंक को डुबोने में अहम किरदार अदा किया और हुकूमत अब उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकारी मिल्कियत वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामने आया और उस बैंक ने एस बैंक को 11,760 के खर्च से बचाने के लिए 11,760 करोड़ रुपए उसके खाते में डाले। उन्होंने बताया कि हैरत की बात है कि इस बैंक में इतना पैसा लगाने के बावजूद एसएल के मालिक और बीजेपी के हिमायत याफ्ता राज्यसभा मेंबर सुभाष चंद्र गोयल के असर और रसूख की वजह से एसबीआई अपनी इंतजामिया को तैनात नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जब एस बैंक के डूबने की वजूहात की छानबीन की गई तो तहकीकाती एजेंसियों ने बताया कि एसएल ग्रुप ने एस बैंक के डूबने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि एसएल ग्रुप ने बैंक से 6,790 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन ये रकम बैंक को वापस नहीं की गई, जिसकी वजह से निजी शुबे का ये बैंक खसारे में चला गया। उसे बचाने के लिए हुकूमत ने आम लोगों का पैसा लगाया। जो नया यस बैंक का बोर्ड बना जिसमें एसबीआई, आरबीआई और बाकी लोग थे, उसने खातों की ऑडिटिंग की, फॉरेंसिक ऑडिटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। 22 जो बोरोइंग एंटिटी थी, 22 जो कर्जे लिए थे एसएल ग्रुप ने, उसमें से 12 की जांच हुई और उन 12 में से 8 फ्रॉड अकाउंट्स पाए गए। 3,197 करोड़ के फ्रॉड अकाउंट्स थे। 12 में से 22 अकाउंट्स में से 12 की फॉरेंसिक जांच हुई और उस 12 में से 8 फ्रॉड पाए गए। बाकी और बैंकों ने भी जो लोन्स एसएल ग्रुप को दिए हैं उनको फ्रॉड घोषित किया, फ्रॉड अकाउंट की श्रेणी में डाला। जब कोई कर्जा लेता है, कोई कंपनी बैंक से कर्जा लेती है, तो कुछ सिक्योरिटी, कुछ कोलेट्रल, कुछ रखना पड़ता है कोलेट्रल। एसएल ग्रुप ने डिश टीवी, जो उनकी एक कंपनी है, बीएससी और एनएसई में है यह कंपनी, उसके शेयर्स सिक्योरिटी के तौर पर रखे यस बैंक के साथ। अब जब ये पैसा नहीं लौटा पाए तो यस बैंक ने जून 2020 को प्रक्रिया शुरू की कि जो शेयर्स हैं वो ले लिए जाएं और अगस्त 2021 तक ये प्रक्रिया खत्म हुई और अब यस बैंक के पास डिश टीवी के 25.63% शेयर्स हैं। 25.63% शेयर्स डिश टीवी के अब यस बैंक के पास हैं। कर्जा लिया था, नहीं चुका पाए, जो सिक्योरिटी थी वो जब्त कर ली, वो शेयर्स थे, सिक्योरिटी वो जब्त कर ली। जो प्रमोटर था डिश टीवी का, जो कंपनी, उसका शेयर्स अब 5.93% बचे। तो बहुत बड़ा शेयर होल्डर डिश टीवी का अब यस बैंक बन गया 25.63%। 4 सितंबर 2021 को यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड को एक पत्र लिखा। उनको कहा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए ताकि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जा सकें, पुराने हटाए जा सकें। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में जुमेरात की सुबह हुए ब्लास्ट में मारे गए शख्स की पहचान साबिक पुलिस एहलकार गगनदीप सिंह के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 30 साल थी। वो लुधियाना जिले के खन्ना सदर पुलिस स्टेशन में मुंशी के तौर पर काम किया करता था। ड्रग माफिया से लिंक्स की वजह से उसे 2019 में खिदमत से बरतरफ कर दिया गया था। उसने 2 साल तक जेल की सजा भी काटी। सितंबर में ही वो जेल से रिहा हुआ था।
पुलिस जराये के मुताबिक गगनदीप सिंह जीटीबी नगर खन्ना का रहने वाला है। उसके वालिद का नाम अमरजीत सिंह है। गगनदीप सिंह को एसटीएफ ने अगस्त 2019 में 85 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। वो एक खातून के साथ मिलकर नशा ड्रग स्मगलिंग किया करता था। मोबाइल सिम और डोंगल के नंबर से इसकी पहचान हुई है। गगनदीप छोटे खत का पहलवान टाइप का था। उसने अपने हाथ पर एक खंडे यानी एक सिख मजहब का एक निशान होता है वो टैटू बनवाया था। उसके खिलाफ 11 अगस्त 2019 को सेक्शन 21 और दीगर सेक्शन के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में लुधियाना जिले के खन्ना में एनआईए ने छापा भी मारा था। मामले को लेकर चंडीगढ़ में वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के घर एक हाई लेवल मीटिंग आज शाम मुनक्किद की गई। हफ्ते के रोज चंडीगढ़ में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कहा जा रहा है कि लुधियाना ब्लास्ट को लेकर इसमें कोई खुलासा किया जा सकता है। पंजाब के कपूरथला में वाक़ श्री गुरुद्वारा साहिब में गुज़िश्ता दिनों एक शख्स को पीट कर मार डाला गया था। इस ताल्लुक से गुरुद्वारा के केयरटेकर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केयरटेकर पर कत्ल के साथ साथ कत्ल की साजिश समेत कई दफात लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि कपूरथला के निजामपुर गांव में श्री गुरुद्वारा साहिब में दाखिल हुए एक शख्स पर बेअदबी करने के इल्जाम में उसे पीट कर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में अभी तक बेअदबी के शुबे में ही नौजवान के कत्ल की बात कही जा रही थी, लेकिन आज वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस मामले में बेअदबी होने की बात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एफआईआर में दफात बदलने की बात कही। जेड़ा बेअदबी की गल हुई है वो सानू बेअदबी की कोई उत्थे गल नहीं मिली ते किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि बेअदबी हुई है। वो एक बंदा अपने घर के ऊपर महाराज की सवारी में उन्हें रखा हुआ है, थले आप रहते हैं ते ये गल कत्ल वाल हो गई है। इस करके इसकी इंक्वायरी चल रही है। जो सामने आएगा अज उम्मीद है उससे निपटारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले में ऐसी हल कर लिया है ते अज हल के मुताबिक एफआईआर को अमेंड कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द के मारे जाने की तस्दीक हुई है। मारे गए दहशतगर्द की पहचान नहीं हो पाई है। एनकाउंटर जुम्मे की सुबह अरवानी इलाके के मुमुन हॉल में शुरू हुआ था। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले हफ्ते कुलगाम जिले में हुए एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। तमिलनाडु हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी कत्ल केस की 7 मुलजिमीन में से एक सजायाफ्ता मुजरिम नलिनी को 1 महीने के पैरोल पर जाने की इजाज़त दे दी है। पैरोल के लिए नलिनी की बीमार मां ने एप्लीकेशन दिया था। तमिलनाडु हुकूमत के ओहदेदार ने जुमेरात को मद्रास हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी दी थी। नलिनी इस वक्त वेल्लूर की स्पेशल वुमेन्स जेल में बंद है। कानपुर के इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी कायद पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। जुमेरात की सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुर इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कंटेनर्स में नोट भरे हुए मिले। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और उन्होंने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। छापे के जो फोटो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि अलमारी में कॉटन में भरकर नोट रखे गए हैं। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक रखा गया था कि उन्हें आराम से कहीं भी कुरियर किया जा सके। जराये ने बताया कि आईटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। जुमे की सुबह एसबीआई की कल्याणपुर ब्रांच से नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और बुलाई गई हैं। जुमेरात की शाम 6 बजे से यहाँ नोटों की गिनती जारी है। बताया जा रहा है कि नकदी 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। आईटी जराये ने बताया कि रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिन पाए थे। बाकी नोटों की गिनती आज होगी। नोट गिनने के लिए एसबीआई के ओहदेदारों को भी बुलाया गया है। गुजरात में वडोदरा के मकरपुरा सनत इलाके में आज
एक दवासाज कंपनी के प्लांट में बॉयलर फटने से खातून समेत कम से कम 4 मजदूर हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि आज सुबह मकरपुरा जीआईडीसी में वाक़ दवासाज कंपनी कैंटन लेबोरेटरीज के बॉयलर में अचानक धमाके के बाद आग भड़क उठी। धमाका इतना जोरदार था कि इसके असर से तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर के इलाके में इमारतों की शीशे टूट गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मजदूरों ने बॉयलर के करीब ही रहने के लिए मकान बना रखा था। इस हादसे में मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। जख्मियों और जाबाक होने वालों में बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं। ख्याल रहे कि वसती गुजरात के जिले पंचमहल में हाल ही में केमिकल कंपनी में इसी तरह के एक वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए थे। 2016 से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। खबरों की माने तो वो आईपीएल के किसी फ्रेंचाइजी के सपोर्ट स्टाफ या कोच बन सकते हैं। भज्जी मेगा ऑक्शन में भी टीम के लिए अहम रोल अदा कर सकते हैं। पंजाब से आने वाले हरभजन सिंह ने अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2015 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वहीं भज्जी ने अपना पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1998 में खेला था। उनका आखिरी वनडे मुकाबला 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। भज्जी निकनेम से मशहूर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं। उनके नाम 417 विकेट दर्ज है। वनडे में उन्होंने 236 मैचों में 269 विकेट लिए हैं। टी20 में भज्जी ने हिंदुस्तान के लिए 28 मुकाबले खेले हैं। इनमें उन्होंने 25 विकेट झटके हैं। 2016 में हरभजन ने यूएई के खिलाफ एशिया कप में अपना आखिरी टी20 मैच खेला था। यही उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था। आईपीएल में हरभजन के नाम 163 मैचेस में 150 विकेट दर्ज है। वो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। 41 साल के हरभजन इस आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे। हालांकि आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजाई ने आलमी बिरादरी से तालिबान के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। करजाई से जब एक चैनल ने इंटरव्यू के दौरान सवाल किया कि क्या दुनिया को तालिबान के साथ काम करने की ज़रूरत है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ऐसी मिसालें होंगी जहां उन्हें ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत होगी। ज़मीनी हकीकत यह है कि तालिबान अब मुल्क में हकीकी ताकत है, इसीलिए उन्हें अफगान अवाम तक पहुँचने के लिए, अफगान अवाम को इमदाद फराहम करने के लिए तालिबान के साथ मिलकर काम करना होगा। तालिबान ने अगस्त में अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की बरसों की फौजी मौजूदगी मुकम्मल खत्म होने के बाद अगस्त में इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में फायरिंग के एक वाक़े में कम से कम 2 अफराद की मौत हो गई और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग का यह वाक़या लॉस एंजल्स में नॉर्थ हॉलीवुड के बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री स्टोर में पेश आया। लॉस एंजल्स टाइम्स ने मकामी हुक्काम के हवाले से बताया कि फायरिंग में एक मर्द और एक खातून मौके पर ही हलाक हो गए। एक दीगर जख्मी खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया। लॉस एंजल्स महकमा पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि इस मामले में मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अब नजर डालते हैं एक अहम मौजू पर जो करीब तमाम घरों का मसला बन चुका है। जाने अनजाने में खास तौर पर छोटे बच्चे सेल फोन की लत का बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मौजूदा वक्त में पैदाइश के करीब 1 साल के बाद ही बच्चों को सेल फोन की आदत बल्कि लत पड़ रही है। इब्तिदा में रोते हुए बच्चों को चुप करवाने के लिए या फिर खाना वगैरह खिलाने के लिए वालिदैन फ़ोन दिया करते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये आदत बन जाती है जो कि मुस्तकबिल में बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। जहां एक तरफ छोटे बच्चों का ये हाल है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल जाने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ने मोबाइल से और भी ज़्यादा करीब कर दिया है। 30% बच्चे अपने खुद के मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस और दीगर तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 63% बच्चे अपने वालिदैन का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 95% बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही माँ बाप का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेसबुक, चैटिंग और दीगर ऐप्स की मदद से वो तफरीह के प्रोग्राम्स और वीडियोस का भी मुशाहिदा करते रहते हैं। एक रिपोर्ट आई है नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स यानी NCCPR की। इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको खास बात के अगले एपिसोड में हम आपको तफसीलात से बताएं, लेकिन एक बात इस रिपोर्ट से वाज़ेह है कि बच्चों के हाथ में सेल फोन देना उनकी सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।